अस्सलाम वालेकुम। कल हमने इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 13, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स। उसमें हमने करंट और सोर्सेज ऑफ करंट वहां तक हमने पढ़ा था। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ करंट, करंट को कितने हिस्सों में क्लासिफाइड करते हैं। तो कल क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा था, हमने सोर्सेज तक पढ़ा था। यस, तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ करंट, क्लासिफिकेशन ऑफ करंट। मन करंट को क्लासिफाई करते हैं हम, टाइप तो नहीं करते, क्लासिफाई कहेंगे। पहले हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी के बेस पे करंट को क्लासिफाई कर ले दो हिस्सों में। कौन से दो? एक है डीसी करंट और दूसरा है एसी करंट। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 है, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 है, और एसी करंट की फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो है। और डीसी के सोर्स, भाई कौन से सोर्स है जो हमें डीसी करंट प्रोवाइड कर रहे हैं? डीसी जनरेटर है, बैटरी है, सेल है, ये सारे क्या है? डीसी सोर्स है। तो इसके सोर्स जो है डीसी जनरेटर, बैटरी, सेल, ये सारे क्या है? डीसी सोर्स है। एसी सोर्स में एसी जनरेटर, और ये लिख सकते हैं हम ट्रांसफार्मर। इसमें से मैं डीसी जनरेटर में से डीसी करंट मिलेगा, बैटरी में से डीसी करंट मिलेगा, सेल में से डीसी करंट मिलेगा, और एसी जनरेटर एक ऐसा सोर्स है जिसमें हमें एसी करंट मिलेगा। उसके अलावा ट्रांसफार्मर है जो एक्चुअली तो एसी वोल्टेज का सोर्स है, करंट का सोर्स नहीं है, और एसी वोल्टेज है तो उसमें से करंट मिलेगा, वो एसी करंट होगा। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर वो करंट का सोर्स है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज प्रोवाइड करता है, पर एसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो जैसे डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, तो ये ट्रांसफार्मर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब ये डीसी सोर्स है, इसकी सिंबल आप ये लिखेंगे, इसकी सिंबल ये यूज करेंगे आप, कि भाई हमें कैसे पता चले कि ये डीसी सोर्स है, इसकी सिंबल है, और इसकी सिंबल ये हो, ये एसी की सिंबल होगी। कहीं भी सिंबल पढ़िए, क्वेश्चन वगैरह आ सकता है। तो एसी सोर्स है उसकी सिंबल, और डीसी सोर्स है उसकी सिंबल होगी। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है इसमें। अच्छा, उसके अलावा ऑन दी बेसिस ऑफ चार्जेस, चार्जेस के बेस पे करंट को क्लासिफाई करेंगे, जो हमारे बुक में है। डायरेक्शन ऑफ करंट टॉपिक पढ़ा है, इसमें कन्वेंशनल करंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी है, ऑन दी बेसिस ऑफ चार्जेस। ये तो ऑन दी बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे बुक में नहीं है, और एक्स्ट्रा मैंने लिखा दिया आपको। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे करंट क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ चार्जेस। बेसिस ऑफ चार्जेस का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है या नेगेटिव चार्ज का फ्लो है, वो हम देखेंगे।
इसकी भी दो टाइप है। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट फ्लो ऑफ चार्जेस, इसमें हम लिखेंगे फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव कहेंगे, लो पोटेंशियल को नेगेटिव, या ऐसे लिखेंगे फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। जब चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होगी, उसकी वजह से जो करंट होगा उसको हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट। तो ये दो तीन पॉइंट्स आपको याद रखनी है। फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, या और भी ऐसे कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस along the direction of electric field। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी कोई भी चार्ज ऐसे मूव कर, सपोज इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे मूव करे, या कोई भी चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में मूव करे, तो इसकी वजह से करंट होगा। क्यों लिखा है? कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मतलब चार्जेस फ्लो हो रही है, फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, कि अगर चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में मूव करे तो करंट कौन सा होगा? कन्वेंशनल करंट। चार्ज हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करे तो करंट कौन सा होगा? और चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मूव करे तो वो करंट कौन सा? अच्छा, उसके बाद दूसरा है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट नाम में से क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन हमेशा फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करेगा, नाम में से क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन का कहीं भी जिक्र आएगा तो इलेक्ट्रॉन का जिक्र आएगा मतलब मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रॉन। तो पहले तब इसमें ये लिखेंगे फ्लो ऑफ चार्ज का जिक्र करें, फिर हम ये लिखेंगे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव जो है लो पोटेंशियल है, पॉजिटिव जो हाई पोटेंशियल है। फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। चार्ज फ्लो हो रही है तो मतलब करंट होगा, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव या लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। उसके अलावा या ऐसे लिखेंगे फ्लो ऑफ चार्ज अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज का फ्लो फील्ड के अगेंस्ट, मतलब ये फील्ड है हमारे पास, ये फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब नेगेटिव ये ऐसे फ्लो हो फील्ड के अगेंस्ट,
नेगेटिव चार्ज का फ्लो। और नेगेटिव चार्ज जब फील्ड के अगेंस्ट फ्लो होगी तो वो ड्रिफ्ट होगी। उसी नेगेटिव चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलवेज अगेंस्ट द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन फील्ड के अगेंस्ट मूव करेंगे तब वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पहले भी मोशन में है। जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे कंडक्टर के दो एंड्स के दरमियान तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अब ये गाड़ी है ना, मूव कर रही है गाड़ी स्पीड से, आप हैंड ब्रेक को ऊपर खींचेंगे तो गाड़ी ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें भी ऐसे ही, मतलब कोई एक्सटर्नल सोर्स लगने के बाद वो ड्रिफ्ट होना शुरू हुई, उसी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मेटल के अंदर, सिर्फ कहां पे होगा, मेटल के अंदर होगा। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ करंट है। अब इस करंट में चार्ज कैरियर्स हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट चार्ज कैरियर है। आप मेटल है, मेटल के अंदर कौन से चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन। मतलब मेटल के अंदर करंट जो होगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। उसके बाद गैसेस, इसमें इलेक्ट्रॉन आयंस, इलेक्ट्रॉन एंड आयंस लिख ले। उसके अलावा लिख ले इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होंगे। और सेमीकंडक्टर में करंट का काज, ये क्वेश्चन वगैरह आ सकता है इसी में से कि डिफरेंट सिचुएशन में करंट का काज क्या होगा। और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। कहने का मतलब मेटल के अंदर जो करंट फ्लो होगा उसका काज क्या है, इलेक्ट्रॉन। गैसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि मेटल के अंदर जो मेटल की कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन पे। इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो गैसेस की कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन और आयंस पे, इलेक्ट्रोलाइसिस की कंडक्टिविटी आयंस के, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पे। कंडक्टिविटी मतलब वो जिसकी वजह से करंट फ्लो हो, ऐसे चार्ज कैरियर जो करंट को फ्लो करवाए। अब ये तो क्लासिफिकेशन, और ओवरऑल करंट का डायरेक्शन आप ये लिखेंगे, ओवरऑल करंट का डायरेक्शन ये पॉइंट लिखेंगे, ये याद रखना। करंट ऑलवेज इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हम लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट always opposite to तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है टुवर्ड्स द लेफ्ट, और करंट का डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द राइट। मतलब वो किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज। या ऐसे कह ले, हमने करंट में पढ़ा है ना, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से चार्जेस का नेट फ्लो। अभी जैसे इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो समझो 10 पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इस तरफ होगा। अब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन फ्लो नहीं होते, पर जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ हो रहे हैं तो हम ये कंसीडर करें पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इस तरफ है, तो करंट उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से लेंगे। इसीलिए हम लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज अपोजिट टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट था, करंट की क्लासिफिकेशन और इलेक्ट्रिक करंट जो क्लियर है। ओके, अभी इसमें सपोज ये हमारे पास ये प्रॉब्लम है 10 एम्पियर 2 सेकंड, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करें।
ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं टेस्ट वगैरह में। ये 10 एम्पीयर करंट पासिंग थ्रू वायर या कंडक्टर इन 2 सेकंड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का तादाद फाइंड करें। तो सिंपल है, वेरी सिंपल। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, देखो ये चार्ज है, जब चार्ज मिल जाएगी तो देखो हमने ये रिलेशन शुरू में पढ़ा है, ये रिलेशन Q ओवर E। अब Q की जगह पे आप ये वैल्यू लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें, या अलग यहां से चार्ज मालूम करें और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू, चार्ज मालूम यहां से करें उसके बाद वैल्यू रख लें। चार्ज मालूम करेंगे तो क्या होगी, इसमें करंट कितना है 10, अब यहाँ पे रख रहे हैं 20, डिवाइड करें। और डिवाइड करेंगे कैसे, देखो डिवाइड का कैलकुलेटर तो आपके पास नहीं है, ये आपके पास, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगी, पावर प्लस के 200। अब 200 को यहाँ पे डिवाइड कर ले आप, सिंपल है, कितने 16, एक टाइम 4 रहेगा 0, 2 टाइम 32, 8 0, 12.5। तो आंसर इसमें क्या आएगा, 12.5 10 पावर प्लस 19। तो विदाउट कैलकुलेटर ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके अलावा बुक में ये पढ़े आप, थोड़ा ये देखना 13.1 है और 13.4 है, 4 है या 5 है जिसमें, और एक दो एग्जाम्पल पढ़े हैं, वो भी आपको देखना है, ठीक है। ओके, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अभी हम इसमें आगे देखते हैं, हम आगे चले, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ। जब करंट का जिक्र आएगा तो वहां ओम्स लॉ का जिक्र आएगा, जो ओम्स लॉ है मूविंग चार्जेस के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ, जो स्टेशनरी चार्जेस के अबाउट, ये मूविंग चार्जेस के अबाउट। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें ओम्स लॉ का जिक्र है। अब इसमें यह है, साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज साइमन ओम। अभी देखो इसमें एक साइमन यूनिट है इसका कंडक्टेंस का। अब उसमें ये ध्यान में रखना, अभी ये यूनिट है, ये यूनिट नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये साइंटिस्ट का नहीं है, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का नाम है जो साइमन ने बनाई थी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। तो कभी कभार यूनिट में आ सकता है, ये भी स्पेल पढ़िए, ये भी पढ़िए। तो ये जॉर्ज साइमन ओम है जिसने ओम्स लॉ दिया था, और ये कंपनी का नाम है SIEMON, दोनों को साइमन ही पढ़ते हैं। और ये यूनिट है किसका, कंडक्टेंस का। कहीं यूनिट का जिक्र आ जाए, आगे हम पढ़ेंगे, एक रेजिस्टेंस दूसरा कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या, साइमन। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है आप, ठीक है। अच्छा, आप ओम्स लॉ, लिमिटेशन, व्हाट इज लिमिटेशन ओम्स लॉ? फिजिकल स्टेट, सेम, फिजिकल स्टेट सेम हो। अब फिजिकल स्टेट में ये है, टेम्परेचर
रेजिस्टेंस, दोनों ये सेम है तो ओम्स लॉ वैलिड होगा, ओम्स लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। मतलब फिजिकल स्टेट के सेम या के रिमेन सेम। फिजिकल स्टेट में जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस किसी भी मेटल का सेम होगा तो ही वो ओम्स लॉ वैलिड होगा। अब इसमें ये भी ध्यान में रखना, भाई टेम्परेचर सेम होगा तो जाहिर है जो मेटल हमने लिया उसकी लेंथ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके एरिया पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी रेजिस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभार ऑप्शन में ऐसे भी आ जाता है ओम्स लॉ एप्लीकेबल, उसमें टेम्परेचर लिखा हुआ है, उसमें लेंथ लिखा हुआ, उसमें एरिया लिखा हुआ, ऑल ऑफ दीज भी लिखा हुआ, तो आप सोचेंगे सिर्फ टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस मेटल की जो लेंथ है वो भी कांस्टेंट है, उसके एरिया में भी किसी किस्म की चेंज नहीं आ रही है, क्योंकि ऊपर लिखा है ना फिजिकल स्टेट या फिजिकल कंडीशन जो है वो सेम रहे, तो उसमें लेंथ एरिया वगैरह आ सकता है। या किसी मेटल का अगर रेजिस्टेंस सेम है तो आगे हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस सेम है तो मतलब टेम्परेचर, लेंथ, एरिया सारे सेम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ ऑप्शन टेम्परेचर नहीं हो सकता, सिर्फ ऑप्शन रेजिस्टेंस भी नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी इसके साथ इंक्लूड होगी, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो फिजिकल स्टेट टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या है, सेम रहे, तो ये ओम्स लॉ। अब उसके बाद हम इसकी स्टेटमेंट ओम्स लॉ की, दो तरीकों से पढ़ते हैं, एक करंट डिपेंड्स वोल्टेज पे या वोल्टेज डिपेंडेंस करंट पे, दोनों तरीकों से पढ़ते हैं। अब इसमें लिखेंगे करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर is directly proportional PD across ends of कंडक्टर के दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया उससे करंट क्या है, डायरेक्टली एट टेम्परेचर। मतलब ये है, ये हमने मेटालिक वायर लिया, ये मेटालिक वायर है, ये नेगेटिव है, और ये हमने यहाँ से बैटरी कनेक्ट किया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इस दो एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से ये लिखेंगे। पर कंडीशन ये कि इससे जो ये कंडक्टर लिया इसकी फिजिकल स्टेट सेम रहे, फिजिकल स्टेट मतलब इसकी लेंथ में कोई चेंजिंग ना है, जिस जगह एक्सपेरिमेंट हो रहा है कंडक्टर रखा है उसका टेम्परेचर सेम हो, इसका रेजिस्टेंस सेम हो, तभी ये रिलेशन वैलिड है, अदरवाइज रिलेशन वैलिड नहीं है। ये तभी ये रिलेशन वैलिड है, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब फिजिकल स्टेट सेम रहे। तो जब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी तो हम इसमें लिखेंगे के क्या है, कंडक्टेंस, और के रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस के, तो के की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू 1/R वी, या V इज इक्वल टू ये ओम्स लॉ का रिलेशन है, ये ओम्स लॉ है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है ओम्स लॉ में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में हम रिलेशन मेयर करते हैं, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, तीन रिलेशन ओम्स लॉ में। वो मेयर रिलेशन बिटवीन I, V and R in
ओम्स लॉ। एमसीक्यू से वगैरह ऑप्शन कंट्रोलेंस दी है, रेजिस्टेंस के बारे में भी ओम्स लॉ है। तो तीनों के अभी इसमें देखो V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू इसका यूनिट वोल्ट ओम। ऐसा यूनिट क्या है? ओम है, मतलब 1 ओम। वन एम्पियर के बराबर। अब इसका एसआई बेस आपको चेक करना है, एसआई बेस यूनिट। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या? ओम। रेजिस्टेंस किसके रेसिप्रोकल है? कंडक्टेंस के। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? साइमन। यहां पे बात आई कंडक्टेंस। अभी देखो ये लिखा है हमने K इज इक्वल 1 अपॉन R, तो R इज इक्वल 1 अपॉन K। तो K यहां पे लिखेंगे, हमें इसका यूनिट फाइंड करना है। आप ये लिखेंगे साइमन के बराबर है। ये यूनिट है, किसका यूनिट है? कंडक्टेंस का। K का यूनिट या कंडक्टर पर ओम लिखे या पर ओम बराबर है साइमन के। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर, और यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस बोथ आर यहां पे लिख लें। तो हम यहाँ पे फाइनली यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस साइमन रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल है, क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो बोथ आर रेसिप्रोकल। ये ओम्स लॉ, इसकी स्टेटमेंट और इसका यूनिट। अब इसका ग्राफिकल कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल फॉर मेटालिक वायर, ओम्स लॉ एप्लीकेबल फॉर मेटालिक वायर। ये ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले तो हम यहां पे लिखेंगे एप्लीकेबल ओनली मेटालिक कंडक्टर, ब्रैकेट में लिखें एक्सेप्ट टंजस्टन। टंजस्टन मेटल है यूज्ड एज ए फिलामेंट। टंजस्टन मेटल है, बल्ब के फिलामेंट में यूज करते हैं। वो यूज करते हैं, कुछ देर के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। तो ओम्स लॉ वैलिड कब है? जब टेम्परेचर रेजिस्टेंस बोथ रिमेन्स सेम। ओनली मेटालिक कंडक्टर एक्सेप्ट टंजस्टन यूज्ड एज ए फिलामेंट। अब इसका ग्राफिकल ये है इसका। अब आई वी हो या वी हो, ओम्स लॉ में ये रिलेशन
ये ग्राफ है तो ओम्स लॉ वैलिड है। ये ऐसे लिखना है, ये ओम्स लॉ, या इसमें लिखे ओमिक, ओमिक मटेरियल। अब इसमें लिखेंगे ओमिक मटेरियल कौन से हैं, इसमें लिखें जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वो ओमिक है, और स्लोप हम पढ़ेंगे आगे, स्लोप यूनिफॉर्म हो, और तीसरा IV या V ये डायरेक्ट रिलेशन हो, मतलब लीनियर रिलेशन हो, किसके दरमियान, I और V में, नॉन लीनियर ना हो, लीनियर रिलेशन। अब इसकी स्लोप की बात कर, VI स्लोप, ये परपेंडिकुलर स्लोप लिखे या ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, स्लोप की जगह पे वर्ड ग्रेडियंट भी आ सकता है। अब स्लोप किसके बराबर है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या है, V, V अपॉन I किसके बराबर है, R के कंडक्टेंस के, V अपॉन I, ओम्स लॉ ये रिलेशन पढ़ा है, तो V अपॉन I मतलब स्लोप, VI का स्लोप किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है, ये R के बराबर। अच्छा इसमें देखें, इसमें स्लोप ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसमें स्लोप है IV, K या कहीं की G भी होता है कंडक्टेंस, या ऐसे लिख लें, ये IV का स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस भी है, ये भी लिख सकते हैं, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर है, VI स्लोप रेजिस्टेंस है, IV स्लोप कंडक्टेंस है, IV स्लोप कंडक्टेंस या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां तक कंटिन्यू करें, अभी इसमें हम देखेंगे ये ओमिक है मटेरियल। अब नॉन ओमिक देखेंगे उसका ग्राफ कैसा होगा, नॉन ओमिक में सेमीकंडक्टर आ रहे हैं, डायोड आ रहे हैं, ट्रांजिस्टर आ रहे हैं। नॉन ओमिक वो जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो, जिसका स्लोप यूनिफॉर्म ना हो, और जिसमें V और I में नॉन लीनियर रिलेशन, डायरेक्टली तो है बट नॉन लीनियर रिलेशन। ठीक है, ओके, तो यहां तक आप देखना, अब यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।